हाँ हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आप सब स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आप देख रहे हैं हमारा चैनल एडुकेटेड, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ मिलता है। तो फाइनली बहुत दिनों बाद हम लोग वापस आ चुके हैं अपने चैनल पे। ठीक है, तो फाइनली तुम्हारी 10वीं में एंट्री हो चुकी है। ठीक है, अब तुम 9th से 10th में आ चुके हो। तो अब हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले होंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं क्लास 10th के लिए। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इस बारे में डिस्कस करने वाले होंगे। ठीक है, बुक्स एक्सेट्रा मटेरियल जो भी सब कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला यहाँ पे जो पॉइंट आता है, ठीक है, पहला हम कॉन्ट्रास्ट देखेंगे। ठीक है, कि तुम 8 to 9 का कॉन्ट्रास्ट देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे 10th to 11th का कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो देखो जब तक तुम 6 में हो तो 7th में हो तो 8 में हो तो ठीक है, वहाँ तक तो चलो तुम्हारा जैसे कि सोशल है वो पूरा एक ही में रहता है। ठीक है, मतलब सॉरी, जो तुम्हारा साइंस है वो तुम्हारा पूरा एक ही में रहता है। ठीक है, बायो हो गया, जो भी तुम्हारा एनवायरमेंटल साइंस हो जाता है, या ईवीएस हम जिसे क्या देखते हैं साइंस भी कह सकते हैं। ठीक है, बट जैसे ही तुम 9th में आते हो, ठीक है, फिर जब तुम 9th में आते हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है तुम्हारा चेंज हो जाता है। ठीक है, 9th और 10th में क्या हो जाता है तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो चेंज हो जाता है। ठीक है, तीनों डिवाइड होता है। 8 तक तुम्हारा सेम था, बट अब यहाँ पे थोड़ा सा वाइड हो गया है। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है, क्योंकि 8 और 9th में बहुत डिसाइड चेंजेस होते हैं। ठीक है, मीन्स 8 to 9th में तुम कह दो ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। ठीक है, और तुम 9th और 11th में देख लो तो उसमें तो पहाड़ और ज़मीन का तुम देख लो। ठीक है, तो अभी सब बताता हूँ। तो 8 और 9th में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे तुमको 9th में सारी चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, और 8 में सिर्फ सिंपल एक ही सब्जेक्ट में था। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तुमको ध्यान में रखनी होती है 9th क्लास में। लेकिन जब तुम 10th से 11th में जाते हो, ठीक है, अब वहाँ पे तुमको 11th में क्या करना है, सब्जेक्ट चूज़ करना है कि तुम्हें कौन सी लाइन में जाना है। या तो तुम बायो लोगे, ठीक है, या तो तुम बायो लोगे और या तो मैथ्स लोगे, तो वहाँ पे दोनों डिवाइडेड रहता है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रास्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 8 to 9th में तुम्हारा जो है सब्जेक्ट्स डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड हुआ, बट 10th to 11th में जब तुम जाओगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फर्क होगा। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट तो डिवाइड होगा, बट यहाँ पे चूज़ करना होता है तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे ये डिवाइड हो गया, बट हमें इन तीनों को स्टडी करना है। यहाँ पे ये डिवाइड हुआ, बट हमें क्या ले जाना है, इनमें से एक ही स्ट्रीम को चूज़ करना होगा। ठीक है, फिर देखो 8 to 9 और देखो जब तुम 9th से 10th में जाते हो, ठीक है, देखो जब तुम 8 से 9th में जाओगे तो तुम्हारा एकदम डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा तुम्हारे मार्क्स कम आने लगेंगे। ठीक है, मीन्स ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं तुम्हारे मार्क्स कम है, तो अगर तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो, तुमने मेंटेन कर रखा है स्टार्टिंग से, तो तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बट 9th और 9th में आने में तो तुमको एंड में थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स होंगी, तो उसको तुम ढाल लोगे। ठीक है, जब तुम 10th में आओगे तो वहाँ पे तुम्हारा ढल जाएगा। 9th का तुमने 9th में वही चीज़ें 9th का जो बेसिक है उसको थोड़ा सा एडवांस में उसमें थोड़ा सा बढ़ा के 10th में बताया गया है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10th में तुमने ढाल लिया है, 9th में हमने पढ़ के, ठीक है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हें दिक्कत आती है जब तुम 8 से 9th में जाते हो और फिर 10th से जब 11th में जाते हो। ठीक है, 9th और 10th में जब तुम चेंज करोगे 9th से 10th में, तुमको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये चीज़ को समझना ज़रूरी है। दूसरा फिर जो तुम्हारा पॉइंट आता है, ठीक है, कि जो बोर्ड्स हैं, ठीक है, दूसरा जो तुम्हारा आता है बोर्ड्स का टेस्ट। भैया 10th है तो आपकी बोर्ड्स, अब हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, कम से कम हमें 10 घंटे 10 से 12 घंटे पढ़ने होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स में कम मार्क्स आएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। देखो आएगा तुम्हारी एनसीईआरटी से, आएगा तुम्हारे 10th के ही सिलेबस से, कोई बाहर से नहीं आने वाला। ठीक है, कोई बाहर से उसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, वो तुमको पूछा जाएगा 10th का ही, बस एनसीईआरटी तुमको अच्छे से क्लियर करनी है। अगर एनसीईआरटी तुम्हारी क्लियर है तो तुम बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स ले आ सकते हो 10th क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि हमारा 10th में बोर्ड है तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेनी है। ठीक है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ठीक है, फिर तीसरा जो आता है तुम्हारा र्यूमर्स होते हैं। ठीक है, तीसरा होता है कि भैया जो 10th क्लास है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। मीन्स 10th क्लास इतना ज़्यादा टफ होता है, मीन्स 9th में हमें उतना ज़्यादा नहीं होता, बट 10th में बोर्ड्स होता है। ठीक है, और हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने को मिलेगी, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा इसमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इन र्यूमर्स में मत जाना कि तुम्हारा 10th है तो तुमको बहुत ढेर सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कठिन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस र्यूमर्स में बिल्कुल भी मत जाना। ठीक है, 10th इज़ ईजियर देन 9th, मैं तो ये कहता हूँ। ठीक है, देखो जब तुम 8 से 9th में यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट तुमने समझा, 8 से 9th में गए वहाँ पे डिवाइड हुआ और 9th में जाते हैं तो लगभग मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का थोड़ा सा जो परफॉर्मेंस होती है उनकी डाउन होने लगती है। ठीक है, स्टार्टिंग में तुमको थोड़ा सा लगेगा, बट तुम एंड तक आता है तो उसको मेंटेन कर लेते हो, और फिर जब 9th से 10th में जाते हो तो तुम्हें वही चीज़ें उसी बेसिक को थोड़ा सा बढ़ा के पढ़ाया जाता है, लेकिन तुमने उस चीज़ को ढाल के रखा हुआ है 9th में। ठीक है, तो वहाँ पे 9th से 10th में तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इस रूमर में मत पढ़ना कि 10th बहुत ज़्यादा कठिन है, इसमें हमें 10-10 घंटे पढ़ने होंगे, हम सब कुछ एकदम छोड़ छाड़ के एकदम बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना।
फिर तुम्हारा आता है कि बुक्स, ठीक है, कि भैया हमें कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। हमें स्टार्टिंग में रेफरेंस बुक लेनी चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं, ये एकदम गलत है, ठीक है। स्टार्टिंग अभी तुम्हारा स्टार्टिंग है, ठीक है। अभी जहाँ तक 25 या 26 से जहाँ तक नए सेशन स्टार्ट होने वाला है, मीन्स मैं अपने स्कूल की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आई थिंक 25 से 28 के बीच में नया सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी तुमको बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी तुम जो तुम्हारा कोर्स है क्लास 9 का, क्लास 10 का, जो भी एनसीईआरटी का है, सिर्फ उसको लो, ठीक है। जो भी तुम्हारा स्कूल वाला रहा है सिर्फ उसको लो। अभी से तुमको ओसवाल की बुक या कोई रेफरेंस ऑल इन वन कोई भी रेफरेंस तुमको लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अभी एनसीईआरटी से रीडिंग करो। अभी वहाँ पर पूरा साल पढ़ा हुआ, टीचर पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएगा आराम से, ठीक है। जब आखिरी में तुम्हारा 1 से 2 महीने बचता है, तब तुमको वहाँ पे, जब तुम्हारे स्कूल में मतलब जिस दिन तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाए, उसके बाद तुम सैम्पल पेपर या उसके बाद तुमको क्या लेना, ओसवाल की बुक लेनी है। कोई भी रेफरेंस तुम ले सकते हो, बट मैं तुमको ओसवाल रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी बुक है। मैंने उससे पढ़ा है, ठीक है, मैंने उससे पढ़ा, इसलिए मैं तुमको रिकमेंड कर रहा हूँ। कोई भी स्पॉन्सर भी तो नहीं है, ये मैं पर्सनल ओपिनियन मैं तुमको दे रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में प्लीज़ ये गलती मत करना कि बुक्स तुम रेफरेंस जाके बाय करो, कि भैया 10th है तो हम जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा पढ़ने से अच्छी बात है, एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं होगी, बट स्टार्टिंग में एनसीईआरटी जितनी ज़्यादा तुम क्रिस्टल क्लियर कर लो, एनसीईआरटी को जितना ज़्यादा तुम अंदर अपने भर लो, बस वही काफ़ी है। अगर तुमने एनसीईआरटी ही पढ़ के दिया ना, तब भी तुम्हारे 90% से ऊपर आ सकते हैं, 95% से ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। अगर तुमने एनसीईआरटी एकदम क्लियर कर ली है, ठीक है। और तुम्हें जब आइडिया लेना है, ठीक है, जब आखिरी के महीने बचें, ठीक है, लास्ट पॉइंट होता है कि सैम्पल पेपर्स, ठीक है, एंड रिफ्रेशर, ठीक है। जब आखिरी में जब तुम्हारा टाइम बचता है, 1 महीना बचता है या 2 महीना बचता है, तब तुम ये चीज़ें लो, ठीक है। ओसवाल के लोग उसमें सैम्पल पेपर भी होता है, 5 सैम्पल पेपर होते हैं, प्लस 5 जो होते हैं वो सेल्फ असेसमेंट वाले होते हैं, जिसकी तुमको खुद करना होता है। तब तुम्हारे पास एक टाइम है। देखो तुमने एनसीईआरटी पूरे साल पढ़ लिए, अब 1-2 महीना जो बचा है, अब उसमें तुम सैम्पल पेपर लगाओ, ओसवाल का पढ़ लो। उसमें माइंड मैप्स दिया है, एक पेज में हर एक चैप्टर का पूरा ओवरव्यू दिया है, उससे तुमको एंड में रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें तुमको करनी होगी, ठीक है। एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ कि यहाँ पे नोट्स, ठीक है, नोट्स बना के रखो, ठीक है, नोट्स बना के रखो, जिससे कि तुम्हें इन केस अगर तुमने रिफ्रेशर नहीं लिया तो तुम्हारे नोट्स जो है वो तुम्हारे काम आएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी को अब तुम एंड में एनसीईआरटी को देखो, एनसीईआरटी बहुत रिफ्रेशर में भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मिसिंग होती हैं, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ होती है और कुछ इंपॉर्टेंट जो होती है, बेसिक भी होती है, इंपॉर्टेंट भी होती है, वो मिसिंग होती है रिफ्रेशर में, ठीक है। तो उनके लिए तुम पूरा नोट्स बना के रखो, जैसे कि अब एंड टाइम आ गया अगर तुम्हारा, ठीक है, तो तुम वहाँ पर ये नहीं पढ़ सकते हो कि तुम जो तुमने एनसीईआरटी वो एक चैप्टर एक लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, नहीं, वो नहीं हो सकता। अब तुमको क्या करना होगा, आखिरी में तुम्हें अपने नोट्स से पढ़ना होगा, और नोट्स जो तुम बनाओगे वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए और कोई होने चाहिए। बाकी रिफ्रेशर तुम्हारे पास है, रिफ्रेशर बहुत ही सही, उन्होंने हर एक मटेरियल, हर एक अच्छी चीज़, हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें दे रखी है, ठीक है। तो उससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो प्लीज़ ये 6 पॉइंट हैं जो कि तुमको समझने हैं अगर तुम 10th में अब आ चुके हो, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल मैं फिर से यहाँ पे कह रहा हूँ कि बिल्कुल इसमें र्यूमर्स मत पढ़ना कि 10th बहुत ज़्यादा कठिन है, 10th में बोर्ड है, हमें 10 घंटे पढ़ना होगा, 12 घंटे पढ़ना होगा, ठीक है, हम और कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, ठीक है, समझ आ गया होगा। सबसे पहले पॉइंट एक बार रिकैप कर देते हैं। 8 से 9 का तुम्हारा कॉन्ट्रास्ट समझ में आ गया कि 9th में जाके थोड़ा सा हमारा परफॉर्मेंस गिर जाता है, ठीक है, वहाँ पे क्योंकि डिवाइड हो जाता है, तो हमें थोड़ा सा ढालने में टाइम लगता है, ठीक है। कोई भी नई चीज़ अगर हम करते हैं तो उसमें टाइम लगेगा हमें उससे सीखने में, ठीक है। पहली दिन हमें परफेक्शन नहीं आएगा। 10th से 11th में जब तुम रहोगे वहाँ पे डिवाइडेड है, तो वहाँ पे तो मतलब 11th में क्या होता है कि तुमको स्टार्टिंग से बेसिक चीज़ फिर पढ़ाई जाती है, ठीक है। बेसिक चीज़ तुम्हें बेसिक से एडवांस पूरा फुल क्लियर कर दिया जाता है 11th से 12th तक, ठीक है। तो ऐसा डरने की बात नहीं है कि अब हम 11th में आगे हमें बेसिक चीज़ें नहीं क्लियर तो हमारा क्या होगा, बिल्कुल वहाँ पे डरना नहीं। वो सारी चीज़ें हम 10 to 11 वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। बट अभी तुम 10th में हो तो प्लीज़ इस चीज़ों को ध्यान रखो 10th में, ठीक है। दूसरा बोर्ड्स का प्रेशर नहीं लेना है बिल्कुल, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सही वीडियो एक फिल्म आ रही है, जैसे कि तुमने ट्रेलर देखा होगा, 26 तारीख को रेडी रहना, ठीक है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। 26 तारीख का वेट करो, उस दिन बहुत सही फिल्म आने वाली है, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा तीसरा र्यूमर्स में बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि भैया 10th में हमें ये चीज़ें करनी है, ये बहुत ज़्यादा ये वाली रिफ्रेशर लेंगे, ठीक है। इसमें अच्छा अगर हमने इससे नहीं पढ़ा तो हमारे मार्क्स कम आ जाएंगे, या हमें इस सबसे और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा र्यूमर्स के बारे में कि जो भैया प्री बोर्ड्स है, प्री बोर्ड्स में डरना नहीं है। मैं फिर से यही स्टार्टिंग में ही तुमको क्लियर कर देता हूँ, भले प्री बोर्ड्स एंड में होते हैं, बट स्टार्टिंग में तुमको क्लियर कर देता हूँ कि प्री बोर्ड्स में डरना नहीं है, प्री बोर्ड्स में मार्क्स कम आएंगे। ये सीधी से वार्निंग भी नहीं दे रहा हूँ और कुछ नहीं है, ठीक है। ये सिंपल से तुमको समझा रहा हूँ, ये बता दे रहा हूँ पहले से कि अगर बाद में कम मार्क्स आते हैं तो प्लीज़ रोना धोना वहाँ पे कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। प्री बोर्ड्स में टीचर का मार्क्स देता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर रखी हैं, वो सब बताया जाएगा, ठीक है, आगे चल के। अभी तो स्टार्टिंग है। और बाकी तुमको अगर कोई मटेरियल चाहिए, कोई भी वीडियोस चाहिए, वो सारी चीज़ें कमेंट करो, ठीक है। हर एक चैप्टर जो 10th का है, हर एक चैप्टर में से इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है बोर्ड्स के लिए, वो सारी वीडियो बन रखी है, ठीक है। तुम्हें अब नई वीडियोस चाहिए, कुछ नए टॉपिक पर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर दो, तुमको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। चौथा हो गया तुम्हारा बुक्स हमें क्या लेना है, एनसीईआरटी कोर्स लेना है, और हमें रिफ्रेशर अभी तक कुछ भी नहीं लेना है,
फिर सैम्पल पेपर रिफ्रेशर ये हमें एंड में लास्ट 1-2 महीना जब बचेगा तब हमें लेना है, ठीक है। और 6 हमारा नोट्स बनाना है, नोट्स सिर्फ एनसीईआरटी रहेगा, ठीक है, और कोई उसमें चीज़ ऐड नहीं, कोई रिफ्रेशर का नोट नहीं, कोई कहीं का नोट नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी रहेगा उसमें, ठीक है। बस यही चीज़ें हैं, यही चीज़ें अगर तुमने स्टार्टिंग से ही मेंटेन कर रखी हैं, ठीक है, तो तुम 10th में आके बहुत अच्छी तरीके से 90+ स्कोर दोगे। अब एक और चीज़, सॉरी एक और चीज़ मैं एंड करना चाहूँगा कि स्ट्रैटेजिक प्लान होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। देखो 10th में अगर तुम्हारा एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखो मुझे पता है कि तुम लोग बहुत ढेर सारी 10th में आए हो, तो 10th में हमने भी बहुत ढेर सारी, मतलब पता नहीं कितनी वीडियो हमने देखी होंगी स्ट्रैटेजी में, लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी, लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी, ठीक है, बहुत ढेर। तो स्ट्रैटेजी काम करती है, ठीक है, स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलोगे तो वो काम करेगी, ठीक है। तो 10th में स्ट्रैटेजिक प्लान भी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये फाइनली 7 पॉइंट्स थे जो तुमको 10th में आ गए हो, तो अब ये याद रखने हैं, इनको दिमाग में सेट कर लेना और 10th में 90+ होना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे कमेंट में जल्दी से लिख देना #educatedfam लिख देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, चल रहे हैं, बाय।